रिया को आज भी याद है वो दिन जब उसकी बड़ी बहन मीरा की शादी पक्की हुई थी। घर की आधी से ज्यादा दुनिया मीरा ही संभालती थी। पिता की लगातार बढ़ती बीमारी, घर की तंगी, मां के कंधों पर चढ़ा बोझ, इन सबके बीच कॉलेज खत्म होते ही मीरा ने ट्यूशन पढ़ाकर घर को सहारा दिया था। रिया उससे 3 साल छोटी थी, नटखट, सपनों में खोई रहने वाली और मीरा के लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज। जब मीरा के लिए उसी शहर के एक सम्मानित और समझदार परिवार से रिश्ता आया तो मां ने पहली बार चैन की सांस ली थी कि चलो बड़ी बेटी तो अच्छी जगह चली जाएगी, शायद उसकी जिंदगी अब संघर्ष से थोड़ा बाहर आ पाएगी। लड़के का नाम अर्जुन था, एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर था। उसके माता पिता यानी भावी सास ससुर को भी लोग अच्छे संस्कारी सीधे सादे लोग कहते थे। मगर सगाई के दिन ही मीरा और रिया को लगा था कि ये लोग थोड़े सख्त स्वभाव के हैं। मगर कौन सी सास तुरंत ही बहू पर प्यार लुटा देती है, ये सोचकर उन्होंने मन को समझा लिया था। मीरा भी मुस्कुराकर सबके बीच घूम रही थी, पर उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट रिया साफ पढ़ पा रही थी, जैसे वो कहना चाहती हो कि अगर कभी मैं रो दूं तो तू मेरा चेहरा पढ़ लेना, बिना बोले ही समझ जाना। शादी धूमधाम से हुई। विदाई के समय रिया की दुनिया सच में सूनी हो गई, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसने जो भी महसूस किया था वह अक्सर मीरा से ही बांटा था। उस रात जब दुल्हन बनकर मीरा ससुराल पहुंची तो वहां के घर का माहौल बाहर से जितना सजा संवरा दिख रहा था, अंदर से उतना ही अनुशासन और खामोशी से भरा था। सास उषा देवी बहुत अनुशासित और परफेक्ट टाइप की महिला थीं, जिनके लिए घर का हर सामान, हर दीवार, हर बात एक नियम से चलती थी। ससुर जी गोपाल जी शांत स्वभाव के थे, कम बोलते, पर उनकी एक नज़र ही काफी थी समझने के लिए कि किस बात पर उन्हें खुशी है और किस पर नहीं। देवर रोहन अर्जुन से 2 साल छोटा, हंसमुख और थोड़ा बेफिक्र किस्म का था, जो मीरा को देखते ही मजाक में बोला, अब तो भाभी आ गईं, अब मुझे डांटने वाला एक और इंसान बढ़ गया। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। उसे लगा था कि शायद रोहन से वह खुलकर बात कर पाएगी। कम से कम कोई तो होगा जो इस घर में बेझिझक हंसता मुस्कुराता हो। पहले कुछ दिन तो शादी की रस्मों, मेहमानों के आने जाने में ही निकल गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे मीरा को महसूस हुआ कि ये ससुराल आम घरों जैसा नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित दफ्तर जैसा है, जहां हर काम का टाइम टेबल है, हर बात की रिपोर्ट है और हर गलती की फटकार निश्चित है। सुबह 5 बजे से पहले उठना, पूरे घर की झाड़ पोंछ, रसोई का काम, नाश्ता, फिर सास ससुर के लिए पूजा की थाली, सब कुछ एक नियम के साथ। उषा देवी खुद भी खूब काम करती थीं, लेकिन उनकी आदत थी कि हर छोटी बात में टोक देना, जैसे चाय थोड़ी कम मीठी है, पराठा थोड़ा ज्यादा सिक गया, दाल में जरा सा नमक कम है। और इन सब बातों के बीच मीरा हर पल खुद को कसौटी पर खड़ा महसूस करती रहती। अर्जुन सुबह ऑफिस चला जाता, रात को थका हुआ लौटता, थोड़ा टीवी, थोड़ा मोबाइल और फिर सो जाना। उसे ऐसा लगता मानो शादी के बाद उसका जीवन और व्यस्त हो गया है और मीरा की बातें उसके लिए धीरे धीरे सिर्फ दैनिक खबरों जैसी रह गई हैं। कुछ महीने बीते। इस बीच एक दिन मां ने फोन पर बताया कि अब वे रिया के लिए भी लड़का देखने लगे हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं उन्हें डर लगा रहता कि कहीं रिया को ऐसा घर न मिले जहां उसे भी उतने ही सख्त नियमों में रहना पड़े। मीरा ने धीरे से मां से कहा, मां, रिया को ऐसे घर में भेजिएगा जहां कम से कम बातें खुलकर हो सकें, जहां बहू को इंसान समझा जाए, सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं। मां ने एक पल के लिए सवाल किया कि क्या तू खुश नहीं है, फिर खुद ही चुप हो गईं, क्योंकि वे जानती थीं कि हर बहू की खुशी चुप्पी के पीछे ही तो छुपाई जाती है। मीरा किसी तरह बात को संभालते हुए बोली, नहीं मां, मैं ठीक हूं, बस इतना कह रही हूं कि आप अपनी छोटी बेटी के लिए थोड़ा और सोच समझकर फैसला लीजिएगा। फोन कटने के बाद मीरा की आंखों में जो आंसू रुके थे उन्हें उसने जल्दी से पोंछ लिया, क्योंकि रसोई से सास की आवाज आ रही थी, मीरा, दाल में ऊपर से घी मत डालना,
फैट बढ़ता है। घर में सबसे ज्यादा मीरा का लगाव रोहन से हो गया था। वह जब भी ऑफिस या कॉलेज से लौटता, हंसते मुस्कुराते हुए भाभी से पूछता, आज कितनी डांट पड़ी, स्कोर कार्ड बता दो। मीरा भी हंसते हंसते कहती, आज तो तुम जैसी शरारतें नहीं की, इसलिए थोड़ा कम डांट पड़ी है। रोहन के साथ हल्की फुल्की बातचीत ही मीरा के दिन की सबसे बड़ी राहत बन गई थी। सास को ये नज़दीकी शुरू में ठीक लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि मीरा का रोहन से ज्यादा खुलकर बात करना ठीक नहीं। वे अक्सर ताने मारने लगीं कि बहू हो तो ऐसी, पति कम बोले तो देवर से दोस्ती बढ़ा लो। मीरा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता, पर वह जानती थी कि अगर उसने सफाई देने की कोशिश की तो बात और बढ़ जाएगी। उधर रिया की जिंदगी भी बदलने वाली थी। एक दिन माँ ने बताया कि एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़का इंजीनियर है, परिवार अच्छा है, घर भी अपने खुद के ही हैं। रिया ने हिम्मत करके पूछा, माँ क्या दीदी ने कुछ कहा है? वो घर कैसा है? वहां की सास कैसी है? माँ ने हल्की सी आह भरते हुए जवाब दिया, बेटा मीरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, बस इतना जरूर कहा कि तू ऐसे घर में जाए जहां तेरा मन घुटे नहीं। पर हर घर में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है, हमें भी हकीकत देखकर फैसला लेना होगा। रिया दिल ही दिल में सोचती रही कि अगर दीदी शायद खुश नहीं भी है तो भी वह माँ को कभी पूरा सच नहीं बताएगी। वह हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को पीछे रखती आई है। समय बीतता गया। मीरा की शादी को 1.5 साल हो चुके थे। घर वालों की नज़र अब उसके माँ बनने पर टिक गई थी। उषा देवी हर दूसरे दिन ताने देती, आजकल की लड़कियां करियर और फैशन में इतनी खो जाती हैं कि उन्हें माँ बनने की जिम्मेदारी याद ही नहीं रहती। हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा, ये सोचती ही नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ दवाइयां चल रही थीं, लेकिन ऐसी बातों में ताने ज्यादा और समझ कम दी जाती है। अर्जुन भी कभी कभी माँ के तानों के दबाव में आकर मीरा से कह देता, देखो मीरा, मुझे बीच में मत डाला करो, माँ को भी तो किसी से उम्मीदें हैं, तुम कोशिश तो कर रही हो ना। मीरा का दिल हर बार ये सुनकर टूटता। उसे लगता कि जैसे उसकी स्त्री होने की पहचान सिर्फ माँ बनने पर ही टिक गई है। एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ अचानक बदलने लगा। रिया का रिश्ता पक्का हो चुका था, सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। तभी अचानक लड़के वालों ने फोन करके दहेज की कुछ नई मांगे रख दीं, कार, ज्यादा सोना और कुछ नकद। माँ पापा का चेहरा उतर गया। वो जानते थे कि इतनी क्षमता उनके पास नहीं है। जब ये बात मीरा तक पहुंची तो उसने फोन पर रोते हुए माँ की आवाज सुनी, बेटा शायद हमें ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। रिया का भविष्य भगवान भरोसे है, अब समझ नहीं आता क्या करें। मीरा ने खुद को संभाला और उस रात पहली बार अर्जुन से खुलकर बात की। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने ऑफिस से कुछ मदद कर सकते हो, शायद लोन या कुछ और, ताकि मेरी छोटी बहन की शादी में ये सब अड़चन न आए। अर्जुन ने थोड़ा सोचा। उसे मीरा की तकलीफ समझ आ रही थी, पर वह अपने परिवार की सोच भी जानता था। उसने कहा, मीरा मैं कोशिश करूंगा, पर तुम्हें पता है माँ को दहेज के नाम पर मदद लेना भी पसंद नहीं आएगा। वो हमेशा कहती हैं कि अपनी औकात में ही काम करना चाहिए। किस्मत ने जैसे किसी और ही मोड़ की तैयारी कर रखी थी। रिया की सगाई टूट गई। लड़के वालों ने साफ कह दिया कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। माँ पापा ने भारी दिल से ये फैसला स्वीकार किया, लेकिन सबसे ज्यादा टूट गई थी खुद रिया। उसे लगा कि उसकी कीमत बस कुछ सामान और कार तक सीमित थी। पूरे मोहल्ले में बातें होने लगीं। लोग अपनी अपनी तरह से कारण खोजते। कोई कहता लड़के वालों की लालच, तो कोई इशारा करता कि शायद लड़की में ही कोई कमी रही होगी, क्योंकि दुनिया को अक्सर सच्चाई नहीं, अफवाहों से ज्यादा मतलब होता है। रिया कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस वहीं थम गई है। इसी बीच एक दिन मीरा के ससुराल में भी हल्की सी हलचल हुई। गोपाल जी के एक पुराने दोस्त गांव से शहर आए हुए थे। वे अपने छोटे भाई की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। बातों बातों में उन्होंने उषा देवी से पूछा कि आपके छोटे बेटे रोहन की शादी का क्या सोचा है।
कोई लड़की देखी क्या? उषा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल अच्छी लड़कियां मिलना आसान भी है और मुश्किल भी। सब कुछ देखना पड़ता है, घर परिवार, संस्कार और सबसे जरूरी लड़कियों की सोच। तभी पास ही बैठी एक चाची ने मजाक में कहा, भाभी क्यों ना मीरा की छोटी बहन का रिश्ता देख लें। घर खानदान भी वही, संस्कार भी वही, और बहू का मायका भी एक ही जगह रहेगा, आना जाना भी आसान रहेगा। बात मजाक में कही गई थी, पर उषा देवी ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्हें लगा कि वाकई अगर ऐसा हो जाए तो उनके दोनों बहुओं की सोच भी मिलती जुलती होगी। घर में बाहर वालों की बजाय अपने ही घर की संस्कारी लड़की आएगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। उस रात जब सब सो चुके थे, मीरा अपने कमरे में बैठी मां से फोन पर बात कर रही थी। तभी उषा देवी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मीरा ने जल्दी से फोन काटा और घबराते हुए बोली, माँ जी आप अंदर आइए। उषा देवी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मीरा, आज एक बात मन में आई है, सोचा तुमसे भी शेयर कर लूं। तुम्हारी छोटी बहन रिया की सगाई टूटी। ये सबके लिए दुख की बात है, पर दुनिया यहीं रुकती नहीं, हम सबको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं सोच रही थी कि क्यों न रिया का रिश्ता रोहन के लिए देख लिया जाए। मीरा एक पल के लिए स्तब्ध होकर रह गई। उसका पहला ख्याल यही था कि क्या रिया इस घर के अनुशासन को झेल पाएगी? क्या वह भी वही ताने, वही नियम, वही घुटन महसूस करेगी जो मीरा रोज महसूस करती है? पर अगले ही पल उसने अपनी बेटी के जैसे प्यारी बहन का वो चेहरा याद किया जो कुछ दिनों से टूटकर बिखर चुका था। उसे लगा अगर रिया इस घर में आएगी तो कम से कम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन सकती हैं, एक दूसरे की आंखों में बिना बोले भी दुख पड़ सकती हैं। मीरा ने धीरे से पूछा, माँ जी, क्या आपने इस बारे में रोहन से बात की है? उषा देवी बोली, अभी नहीं, लेकिन मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। वो अगर देखेगा कि लड़की संस्कारी है, परिवार से है और घर को संभाल सकती है तो वो मना नहीं करेगा। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती, तू अपनी छोटी बहन को उसी पिंजरे में ला रही है जिसमें खुद फंसी हुई है। दूसरी कहती, अगर कोई और ससुराल मिल भी गई तो कौन गारंटी दे सकता है कि वो जगह इससे बेहतर होगी। कम से कम यहां तू है जो उसे हर कदम पर संभाल सकती है। सुबह होते ही उसने मां को फोन किया और हिम्मत करके बात रखी। मां, सासू मां चाहती हैं कि रिया का रिश्ता रोहन के साथ हो जाए। मां पहले तो चौंकी, फिर बोली, बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक घर में दो बहनें, लेकिन बेटा, क्या तुम दिल से चाहती हो कि ऐसा हो, या तुम सिर्फ दुनिया की बातों से डरकर ये फैसला ले रही हो? मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मां, मैं चाहती हूं कि रिया मेरे पास रहे। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। पर एक सच्चाई ये भी है कि ये घर बहुत अनुशासित है। यहां प्यार है, पर ताने भी हैं। यहां सम्मान है, पर दबाव भी है। मां ने धीरे से कहा, बेटा, हर ससुराल में कुछ न कुछ होता है, पर फर्क इतना है कि वहां तेरी बहन अकेली होगी, यहां उसके साथ तू होगी। कुछ दिनों में परिवारों के बीच बात आगे बढ़ी। रोहन से भी चर्चा हुई। रोहन शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट में था। उसका मन अभी शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। वह अपने करियर को लेकर व्यस्त था। लेकिन जब उसने मीरा से रिया के बारे में सुना कि वह सीधी, पढ़ी लिखी, घरवालों का ख्याल रखने वाली लड़की है और इस समय टूटे हुए मन से जूझ रही है, तो उसका दिल थोड़ा पिघला। रोहन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने जीवन में एक ऐसे इंसान को जगह दे सकता हूं जो पहले से ही चोटिल है? क्या मैं इतना जिम्मेदार हूं कि उसके भरोसे को फिर से बना सकूं? अंततः उसने घरवालों के सामने हामी भर दी। उसकी एक ही शर्त थी कि उसे रिया से एक दो बार मिलने दिया जाए, ताकि दोनों कम से कम एक दूसरे की सोच समझ सकें। पहली बार जब रिया अपने माँ पापा के साथ मीरा के ससुराल आई तो उसके कदम कांप रहे थे। वो घर पहले भी देख चुकी थी जब दीदी की शादी हुई थी, पर आज उसका हर कोना उसे नए सवालों के साथ देख रहा था। मीरा ने उसे गले लगाया,
उसके माथे को चूमा और धीरे से कान में कहा, तू डरे मत, मैं हूं ना, जो भी होगा साथ में झेलेंगे। उषा देवी ने औपचारिक मुस्कान के साथ रिया का स्वागत किया, पर उनकी आंखें बड़ी बारीकी से उसके चाल ढाल, बातचीत, पहनावे और जवाबों को परख रही थीं। ससुर जी ने शालीनता से हालचाल पूछा और रोहन थोड़ी झिझक के साथ सामने बैठा रहा। कभी कभी हल्का सा मुस्कुरा देता ताकि रिया को यह महसूस हो कि वह बिल्कुल भी कठोर इंसान नहीं। बातचीत के दौरान जब सब लोग कमरे से बाहर चले गए और बस मीरा, रिया और रोहन रह गए, तब मीरा ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, अच्छा चलो तुम दोनों बात करो, मैं रसोई में माँ जी की मदद कराती हूँ। रिया घबरा गई। उसने हाथ पकड़कर मीरा से जैसे मदद मांगते हुए कहा, दीदी मैं क्या बोलूंगी। मीरा ने उसके हाथ पर हल्के से थपकी दी और बोली, बस अपने जैसी रहे, जो मन में है वही कह, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। मीरा के जाते ही कमरे में कुछ सेकंड की अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर रोहन ने खुद ही बात शुरू की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि मैं भी पहली बार ऐसा रिश्ता देख रहा हूं जहां शादी से पहले इतने सारे सवाल मन में हैं। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ वो आसान नहीं था और मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे सारे घाव भर दूंगा, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि उन्हें और गहरा नहीं होने दूंगा। रिया को रोहन की ये सादगी भरी बात दिल को छू गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं, बस इतना चाहती हूं कि जिस घर में जाऊं वहां मुझे गलती की गुंजाइश भी इंसान की तरह दी जाए, मशीन की तरह नहीं। रोहन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, ये तो मैं छुपाकर नहीं कहूंगा, पर वे गलत इंसान नहीं हैं। घर की जिम्मेदारियां उन्हें थोड़ा सख्त बना देती हैं, पर दिल से वो नरम हैं। अगर तुम और भाभी दोनों साथ रहोगी तो शायद घर का माहौल थोड़ा और हल्का और खुशमिजाज हो सके। उस छोटे से संवाद ने रिया के अंदर की बहुत सी जमी हुई बर्फ पिघला दी। उसे लगा कि शायद किस्मत उसे दूसरी बार मौका दे रही है और इस बार उसकी बहन उसके साथ होगी, जो हर कठिन मोड़ पर उसका हाथ पकड़कर सही दिशा दिखाएगी। कुछ ही महीनों में रिया और रोहन की शादी भी तय हो गई। आस पड़ोस में फिर से हंसी खुशी का माहौल बना। लोग कहने लगे, वाह, एक ही घर में 2 बहनें, कितना अच्छा होगा ना, मायका और ससुराल एक जैसा ही हो जाएगा। पर सच ये था कि इस फैसले के पीछे जितनी भावनाएं थीं, उतनी ही जिम्मेदारियां भी। अब 2 बहनों की खुशियां और दुख एक ही छत के नीचे बांटने वाले थे। एक ही सास के ताने, एक ही ससुर की चुप्पी, एक ही घर के नियम और एक ही परिवार की उम्मीदें। शादी के दिन जब रिया दुल्हन बनकर मीरा के उसी घर की चौखट पर पहुंची जहां वह पहले मेहमान की तरह आई थी, तब उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बार बार उसका मन यही सोच रहा था कि ये वही आंगन है जहां उसने दीदी की विदाई पर रोते हुए बूंद बूंद आंसू गिराए थे। आज वही आंसू खुशी के बहाने वापसी के संकेत बने हैं। मीरा ने जैसे ही उसकी आरती उतारी, दोनों की आंखों में बचपन से अब तक के सारे दृश्य घूम गए। जब वे एक ही बिस्तर पर सोती थीं, एक ही थाली में खाना खाती थीं, एक दूसरे के बाल संवारती थीं। अब किस्मत ने उन्हें नया रिश्ता देकर फिर से साथ कर दिया था, पर इस बार ये साथ जिम्मेदारियों, उम्मीदों और कई अनकहे डर के साथ बंधा था। शादी के बाद के शुरुआती दिनों में घर का माहौल उत्सव जैसा था। हर कोई मजाक में कहता, अब तो घर में 2 बहुएं हैं, दोहरी खुशियां, दोहरी रौनक। उषा देवी भी शुरू शुरू में बहुत ध्यान रख रही थीं। कभी रिया की थकान देखकर कह देती, आज तू आराम कर ले, मीरा कर लेगी काम। तो कभी मीरा की कमर पकड़ते हुए कहती, तूने पहले ही इतना काम संभाला, अब संभल कर काम कर। अब तेरी बहन भी तो आ गई है, बांटकर काम कर लिया करो। पर इस प्यार के पीछे एक अदृश्य तराजू भी था, जहां हर समय तुलना का वजन रखा जा रहा था। एक दिन सुबह की बात है,
चाय बनाते समय रिया की चाय थोड़ी ज्यादा कड़क हो गई। उषा देवी ने चाय की एक घूंट लेते ही भौहें सिकोड़ लीं और बोलीं, मीरा, देख तूने शुरू से इतनी अच्छी चाय बनाना सीख ली थी, और तेरी बहन को देख, इसे तो बेसिक भी सही से नहीं आता। पता नहीं मायके में क्या क्या करती थी तुम लोग, वहां किसी को कुछ सिखाया भी जाता था या नहीं। रिया के हाथ में रखा कप कांप गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत और उत्साह एक घूंट में ही निगल लिया गया हो। मीरा का दिल तड़प उठा, पर वो जानती थी कि अगर उसने तुरंत जवाब दे दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। उसने शांत आवाज में कहा, माँ जी, चाय थोड़ा कड़क हो गई तो अगली बार ध्यान रख लेगी। वैसे भी नए घर में सब सीखने समझने में समय लगता है। उषा देवी ने थोड़ा व्यंग्य से कहा, हाँ हाँ, सीख तो तुम ही रही हो, पहले खुद सीखी फिर बहन को सिखा रही हो। लेकिन याद रखना, इस घर का नाम है, ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं। ऐसे कई छोटे छोटे ताने रिया के दिल में गहरे उतरते जा रहे थे। कभी उसकी सब्जी कम मसालेदार होने पर, कभी उसका समय पर मेहमानों का पानी न दे पाना, तो कभी उसके कपड़े धोने के ढंग पर भी टिप्पणी कर दी जाती। रिया खुद से सवाल करती, क्या मैं सच में इतनी निकम्मी हूं या सिर्फ मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। मीरा हर बार उसकी आंखों में उभरती नमी देखती, लेकिन वह भी खाली हाथ थी, क्योंकि सालों से खुद भी वही ताने सुनते समझते झेलते आई थी। फर्क बस इतना था कि अब उसके साथ वही बातें उसकी बहन पर भी दोहराई जा रही थीं। एक दिन रात को जब सब सो चुके थे, मीरा और रिया छत पर बैठी थीं। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन दोनों बहनों के दिल पर जैसे बादल छाए थे। रिया ने धीरे से कहा, दीदी, क्या तुम सच में यहां खुश हो? सच सच बताओ, सिर्फ मुझे संभालने के लिए मत कहना कि सब ठीक है। मीरा ने कुछ सेकंड तक आसमान की ओर देखा, फिर बोली, खुश शब्द बड़ा अजीब है ना। हर घर में किसी न किसी रूप में लड़ाई, ताने, दबाव होते हैं। बस हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा खुद को बदल लेते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि यहाँ सब परफेक्ट है या मैं हर दिन मुस्कुराती ही हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं अब इस घर के लोगों की आदतें, उनकी ठोकरें और उनके नजरिए को समझने लगी हूं। और शायद कहीं न कहीं उन्होंने भी मुझे अपना लिया है, बस तरीका अलग है। रिया ने गुस्से और दर्द से भरे स्वर में कहा, पर दीदी, क्या हमें हमेशा ही अपनी हद से ज्यादा झुकना होगा? क्या किसी को ये हक है कि वह हमें हर छोटी बात पर ऐसे जज करे जैसे हम कोई इंसान नहीं, सिर्फ उनकी अपेक्षाओं की वस्तु हों? दुनिया भर में बेटियों से कहा जाता है कि ससुराल को अपना घर मानो, लेकिन क्या कभी कोई ससुराल भी हमें अपनी बेटी मानकर हमारी गलतियों को प्यार से संभालने की कोशिश करता है? मीरा के पास इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं था। उसने बस रिया का हाथ पकड़ा और बोली, देख, अगर हम दोनों टूट गईं तो इस घर में हमारे लिए कोई सहारा नहीं बचेगा। हमें ही एक दूसरे की ताकत बनना होगा। अगर ताने सुनने पड़ते हैं तो भी हम मिलकर उन्हें हल्का बना सकते हैं। अगर नियमों में थोड़ा घुटन है तो उनमें भी थोड़ी हंसी मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों बहनों ने एक दूसरे के लिए एक अनकहा वादा कर लिया कि वे इस घर के माहौल को जितना हो सके पॉजिटिव बनाएंगी। मीरा सुबह जल्दी उठकर पहले खुद का काम संभालती, फिर रिया को आराम से करके चीजें सिखाती ताकि वह बिना डरे सीख सके। रिया भी अपनी तरफ से हर काम दिल से करने लगी। वह चुपचाप माँ जी की आदतों को नोटिस करती, उन्हें पसंद क्या है, किस समय क्या खाना पसंद है, घर के कपड़े कैसे तह करने हैं, सब सीखती रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसे इस घर को अपना बनाना है तो पहले उसे इस घर की धड़कन समझनी होगी। रोहन भी अपनी तरफ से दोनों बहनों के लिए ढाल बनने की कोशिश कर रहा था। जब कभी उषा देवी थोड़ा ज्यादा तीखे शब्द बोल देती तो बाद में रोहन माँ से अकेले में बात करता, माँ, कभी-कभी आप बहुत कठोर बोल देती हैं, आपको शायद एहसास नहीं होता, लेकिन आपके एक वाक्य से दोनों बहनों का पूरा दिन खराब हो जाता है। उषा देवी पहले तो नाराज हो जाती कि बेटा बहुओं की तरफदारी कर रहा है, लेकिन बाद में जब रात को अपने कमरे में अकेली होती तो उन्हें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता कि क्या सच में वो इतनी कठोर हो गई हैं कि अपने ही घर की बहुओं की मुस्कान
उनसे दूर होने लगी है। अभी तक ये कहानी बस इस मोड़ पर आई थी कि दो बहनें एक ही घर में बहू बनकर आ गई थीं, पर असली परीक्षा तो आगे आने वाली थी, जब एक छोटी सी गलती, एक कही सुनी बात और एक बड़ी गलतफहमी उनके रिश्तों, उनके विश्वास और उनके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। वही मोड़ इस कहानी को सचमुच एक भावनात्मक, दिल छू लेने वाली और जीवन से जुड़ी कहानी बनाएगा, जहां बहन, बहू, पत्नी और बेटी के सारे रिश्ते एक ही तराजू पर रखकर देखे जाएंगे कि आखिर किसका वजन सच में सबसे ज्यादा होता है, अहंकार का या प्यार का। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया। घर की दिनचर्या अब कुछ हद तक स्थिर हो चुकी थी। सुबह की भाग दौड़, रसोई की खट्टर पटर, सास के निर्देश, ससुर की चुप्पी, अर्जुन और रोहन का ऑफिस जाना, शाम को उनके लौटने पर थोड़ी बहुत हंसी मजाक, टीवी के सामने बैठकर दिन भर की बातें, सब कुछ जैसे एक फिक्स पैटर्न में बांध गया था। लेकिन इस रोजमर्रा की स्थिरता के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भी धीरे धीरे जम रही थीं, जिन्हें कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। तुलना, मन का रोष, छोटी छोटी उपेक्षाएं और अहंकार के बारीक धागे, जो रिश्तों की गर्माहट में उलझने लगे थे। सबसे पहले बदलाव आया मीरा की जिंदगी में। डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। इस बात से पूरा घर एकदम से खुशियों से भर गया। उषा देवी के चेहरे पर सालों बाद वास्तविक मुस्कान दिखी। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, लो, आखिर हमारे घर में भी किलकारियां गूंजने वाली हैं। उन्होंने तुरंत पूजा रखवाई, पड़ोस की औरतों को बुलाकर मिठाइयां बंटवाईं। मीरा के लिए ये पल बहुत भावुक थे, क्योंकि मां बनने की इच्छा वह लंबे समय से दिल में दबाकर जी रही थी। हर ताने, हर कटाक्ष के बीच भी वह उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। अब जब भगवान ने ये सुख उसे दिया था, तो उसे लगा जैसे उसकी सारी तपस्या रंग ले आई। अर्जुन भी बेहद खुश था। उसने पहली बार ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरा दिन मीरा के साथ बिताया। उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसके लिए फल, जूस, पौष्टिक चीजें लेकर आया और रात को हंसते हुए बोला, अब तो तुम वीआईपी हो गई हो, सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक घर की खुशी कभी कभी उसी घर में किसी और के लिए चुभन भी बन जाती है। और ये चुभन जानबूझकर नहीं, बल्कि तुलना की आदत से पैदा होती है। रिया को मीरा के लिए बहुत सच्ची खुशी थी। उसने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, दीदी, मुझे लगता है जैसे मैं खुद मां बनने वाली हूं, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तो मेरे लिए भी उतना ही अपना होगा। पर जब घर के लोग बार बार मीरा के चारों तरफ घूमने लगे, उसकी हर इच्छा पर ध्यान देने लगे और हर बात में इसी खुशी का जिक्र करने लगे, तो कहीं न कहीं रिया के मन में हल्का सा खालीपन भी उभरने लगा, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। शाम को जब चाय पीते वक्त उषा देवी पड़ोस की एक आंटी से कह रही थीं, हमारी बड़ी बहू तो सच्ची लक्ष्मी निकली, इतने सालों से घर संभाल रही है और अब हमारी गोद भी भरने वाली है। तब अनजाने में ही उनकी नजर रिया पर भी चली गई, जो चुपचाप टेबल पर कप रख रही थी। उषा देवी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, छोटे बेटे की बहू को भी अब समझना चाहिए कि जिम्मेदारियां सिर्फ घर के काम तक सीमित नहीं, आगे वंश भी तो बढ़ाना है। आंटी ने भी बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिला दी। हाँ भाई, आजकल की लड़कियां पहले पहले बहाने बनाती हैं, करियर, फिगर, आजादी, और बाद में पछताती हैं। रिया को ये शब्द किसी चाकू की तरह लगे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों के कोने तुरंत नम हो गए। उसे खुद पता था कि शादी को 1 साल हो चुका है, पर अभी तक उसके जीवन में मां बनने की कोई खबर नहीं आई थी। डॉक्टर ने कहा था कि सब नॉर्मल है, बस समय लगेगा। लेकिन समाज और घर वाले समय नहीं समझते, वे सिर्फ नतीजे देखते हैं। रात को जब वह कमरे में आई, तो रोहन उसके चेहरे की उदासी भांप गया। उसने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत चुप हो? मां ने फिर कुछ बोला क्या? रिया ने पहले तो टालने की कोशिश की, पर जब बातें दिल में ज्यादा भर जाती हैं, तो आंखों के रास्ते बाहर आ ही जाती हैं। उसने रोते हुए बताया कि आंटी के सामने कैसे उसकी तुलना मीरा से की गई, कैसे उसे सीधे सीधे इशारा किया गया,
कि अब वंश बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाओ। रोहन को गुस्सा भी आया और दुख भी। उसने प्यार से रिया के आंसू पोंछे और बोला, देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूं कि बच्चे की बात हम दोनों के बीच की है। किसी तीसरे को इसमें मुंह खोलने का हक नहीं है, चाहे वो घरवाले ही क्यों ना हो। जहां तक मां की बात है, मैं उनसे बात करूंगा, पर अभी नहीं। जब वो शांत मूड में होंगी तब। तुम सिर्फ इतना याद रखना कि तुम खाली नहीं हो। तुम्हारी कीमत सिर्फ मां बनने से नहीं तय होती। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे दोस्त की तरह मेरी जिंदगी में आई हो, और सबसे बढ़कर तुम्हारी अपनी एक इज्जत है जो किसी के ताने से कम नहीं हो सकती। रिया को रोहन के शब्दों से कुछ सुकून मिला, पर दिन दिन भर चलने वाली छोटी छोटी तुलना वाली बातें उसके मन पर निशान छोड़ती जा रही थीं। मीरा भी ये सब नोटिस कर रही थी। एक दिन उसने किचन में रिया को अकेला पाकर कहा, देख, तू कुछ भी अपने अंदर मत दबा। अगर कोई बात बुरी लगती है तो मुझसे आकर बोल, हम मिलकर सुलझाएंगे। रिया ने पहली बार मीरा से थोड़ा तीखे स्वर में कहा, दीदी, सब बातें मिलकर थोड़ी सुलझ जाती हैं। कुछ बातें तो ऐसे होती हैं कि चाहे जितना संभालो टकरा ही जाती हैं। जब भी माँ जी तुम्हें लक्ष्मी कहती हैं, उस वक्त नजरें मेरी तरफ ऐसी हो जाती हैं जैसे मैं घर पर बोझ हूं। क्यों हर बार तुलना करके ही किसी की अच्छाई दिखानी होती है। मीरा को ये सुनकर गहरा झटका लगा। उसे लगा कि उसकी खुशी ही जैसे रिया के लिए जलन बन गई है, जबकि उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कुछ पल के लिए वह चुप रह गई, फिर शांत स्वर में बोली, रिया, अगर तुझे लगता है कि मेरी खुशी तेरे लिए बोझ बन रही है, तो ये बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं हर दिन दिल से दुआ करती हूं कि तू भी मां बन। मेरे बच्चे के साथ साथ तू भी किलकारियां सुन। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को पालें। मैं खुद माँ जी से भी कहती हूं कि तुझ पर ताने मत कसा करें, पर तू ये तो मत सोच कि मैं तेरी दुश्मन हूं। रिया ने तुरंत महसूस किया कि उससे गलत शब्द निकल गए हैं। उसने मीरा के हाथ पकड़कर कहा, नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। बस दर्द कभी कभी शब्दों की तरह फिसल जाता है जो हमारे इरादों से बड़ा दिखने लगता है। मुझे आपसे कोई जलन नहीं, सच में नहीं। मैं तो ये चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहो, पर जब मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि देखो बड़ी बहू तो ये वो इतना उतना और छोटे में कमी ही कमी, तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। उस दिन के बाद दोनों बहनों के बीच हल्की सी दूरी आ गई। वो खुलकर हंसना, देर रात तक बातों में खो जाना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो लेना, सब कुछ अब थोड़ा संयमित हो गया। दोनों दिल से एक दूसरे से प्रेम करती थीं, लेकिन चारों ओर से आती बातों, तुलना और दबाव ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। उधर उषा देवी को भी महसूस होने लगा कि घर में कुछ बदल गया है, पर उन्हें लगा कि शायद यह बदलाव मीरा की गर्भावस्था की वजह से है, या फिर उन्हें ही किसी बात का गलत एहसास हो रहा है। इसी बीच एक और मोड़ आया, आर्थिक तनाव का। गोपाल जी की कंपनी में अचानक छूटने की खबर आई और उसी लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हो गया। वे कई सालों से उस कंपनी में थे, पर उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से उन्हें भी रिटायरमेंट के नाम पर घर बैठा दिया गया। घर में अचानक से आर्थिक दबाव बढ़ गया। अर्जुन की सैलरी ठीक ठाक थी, रोहन भी अब अच्छे पोस्ट पर था, पर पूरा परिवार, घर का खर्च, दवाइयां, EMI, सब कुछ मिलाकर अब पैसों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने लगी। उषा देवी का स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। छोटी छोटी बात पर डांटना, फिजूल खर्ची पर ताने देना, बहुओं के कपड़े, गैस, बिजली, यहां तक कि सब्जी के दाम तक पर गुस्सा उतार देना, ये सब अब रोजमर्रा का हिस्सा बनने लगा। एक दिन का वाकया दोनों बहनों के रिश्ते को बहुत बुरी तरह झकझोर गया। मीरा को डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा, जिसकी रिपोर्ट्स थोड़ी चिंता वाली आईं। उसे ज्यादा आराम की जरूरत थी, काम का बोझ कम करना था और मानसिक तनाव भी नहीं लेना था। अर्जुन ने साफ साफ मां से कहा, मां, मीरा घर का थोड़ा ही काम करेगी, बाकी आप या घर में कोई हेल्प रखना पड़े तो देखें, पर डॉक्टर ने मना किया है। उषा देवी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, बहू तो अब रानी बन गई है,
पहले तो वैसे ही खास थी, अब डॉक्टर की पर्ची लेकर और भी खास हो गई है। अच्छा, तो अब घर का सारा काम कौन करेगा? मैं बूढ़ी हो गई हूं और छोटी बहू से तो वैसे ही सब काम सही से नहीं होता। हर चीज में गलती, हर बार समझाना पड़ता है। अर्जुन को मां की यह बात बहुत बुरी लगी, पर उसने उस वक्त ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। अगले दिन से घर में काम का बंटवारा थोड़ा बदल गया। खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, ज्यादातर काम अब रिया के सिर पर आ गए। मीरा को कहा गया कि तू बस हल्का फुल्का काम कर लिया कर, ज्यादा देर खड़ी मत रहे, बाकी सब रिया देख लेगी। शुरू शुरू में रिया ने सोचा कि ठीक है, दीदी के लिए यह सब करना तो मेरा फर्ज है, पर धीरे धीरे ये फर्ज एक ऐसी लाठी बन गया जिससे उस पर बातें बरसने लगीं। एक शाम की बात है, रिया पानी भरते भरते थक गई थी और ऊपर से ऑफिस से लौटे रोहन ने भी कुछ मदद कर दी, सब्जी काट दी, गैस पर चाय चढ़ा दी। उषा देवी ने ये सब देखते ही ताना मार दिया, वाह रे जमाना, पहले तो बहुएं पति को खाना खिलाती थीं, अब पति बहू के लिए प्याज काट रहे हैं। रिया को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। बाद में कमरे में जाकर उसने झुंझलाहट में रोहन से कहा, मैं कोई रानी नहीं हूं जो काम नहीं करती, पर क्या ये जरूरी है कि मैं ही हमेशा सब संभालूं? और आप अगर थोड़ा बहुत हाथ बंटाओ तो भी बात बने, क्यों हमेशा मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? इन सब के बीच सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब एक दिन उषा देवी ने घर की बेटियों यानी बहुओं के खर्च पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, देखो अब घर की हालत पहले जैसी नहीं रही, अब से कोई भी फालतू खर्च नहीं होगा। मीरा, तुझे भी अपनी डॉक्टर वाली चीजों पर कुछ कटौती करनी होगी, और रिया, तुम भी अपनी कॉस्मेटिक और कपड़ों वाली आदतों पर लगाम लगाओ। बात यहीं तक रहती तो ठीक था, पर अचानक उन्होंने एक बात कह दी जिसने दोनों बहनों के बीच आग लगा दी। उषा देवी बोली, सच बोलूं तो हमारे घर के खर्च ज्यादातर छोटी बहू की वजह से बढ़े हैं। बड़ी बहू तो शुरू से समझदार रही है, मायके से भी कम में काम चलाना सीखा है, पर छोटी तो हमेशा कुछ न कुछ नया चाहती रहती है, कभी ड्रेस, कभी क्रीम, कभी पार्लर। अगर ये सब बंद हो जाए तो आधा खर्च यहीं से कम हो जाएगा। रिया को लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसके सम्मान की चीराहटी कर दी हो। उसने एकदम से जवाब दिया, माँ जी, मैंने कब आपसे कभी पैसे मांगे हैं? रोहन और मैं दोनों कमाते हैं, हम अपने खर्च खुद संभालते हैं। आप अगर घर के लिए चाहे तो मैं और दूंगी, पर यह मत कहिए कि मैं फिजूल खर्च हूं। मेरी भी अपनी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, क्या मैं इंसान नहीं हूं? मीरा दुविधा में पड़ गई। एक तरफ माँ जी थीं जो उनकी भी सास थीं, दूसरी तरफ उनकी बहन थी जो सच बोल रही थी। उषा देवी गुस्से में बोली, हम पर उंगली उठाने से पहले ये देखो कि किसके आने के बाद घर का खर्च कितना बढ़ा है। मीरा, तू ही बता, शादी के पहले हम कितना खर्च करते थे और अब कितना कर रहे हैं? तू तो इस घर की बड़ी बहू है, तुझे समझना चाहिए कि घर कैसे चलता है। मीरा का दिल अंदर से कांप उठा। वो जानती थी कि अगर उसने माँ जी की बात पर सहमति जताई तो रिया टूट जाएगी, और अगर उसने खुलकर माँ जी का विरोध किया तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा, जिसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। उससे जाने अनजाने मुंह से निकल गया, माँ जी, शायद हम सबको मिलकर खर्च पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना सुनते ही रिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा जैसे उसकी अपनी बहन ने भी उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। उस रात रिया ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मीरा कई बार उसके पास आई, दरवाजा खटखटाया, पर रिया ने सिर्फ इतना कहा, दीदी, मुझे थोड़ा अकेला रहने दो, अभी मुझसे बात मत करो। मीरा रोते हुए लौट गई। उसने पहली बार महसूस किया कि घर के हालात ने बहनों के बीच भी संदेह और दूरी की रेखा खींच दी है। कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। पहले जहां दोनों बहनें आपस में हंसती बतियाती दिखती थीं, अब वहां औपचारिक बातचीत, मजबूरी वाली मुस्कानें और हम ठीक है जैसे छोटे छोटे जवाब रह गए थे। खाने की मेज पर भी अब पहले जैसी हल्की फुल्की चुहलबाजी नहीं होती। सब अपने अपने प्लेट में चुपचाप खाना खाते। बस बीच बीच में उषा देवी की कोई न कोई शिकायती आवाज इस माहौल को और बोझिल बना देती।
गोपाल जी सब कुछ देख रहे थे, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। उम्र, बीमारी और अचानक मिली रिटायरमेंट ने उनके अंदर भी एक अजीब बेबसी भर दी थी। एक दिन दोपहर में मीरा कमरे में अकेली बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, पेट पर हल्की सी उभरी हुई मां बनने की निशानी। उसे लगा जैसे वह खुद को कहीं खोती जा रही है। न वो पूरी तरह बहन बन पा रही है, न बहू, न पत्नी, न मां। हर रिश्ते में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तभी मां का फोन आया। मीरा ने मां से सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ साझा किया। उसने बताया कि कैसे आर्थिक तनाव के बाद से घर में बात बात पर झगड़े होने लगे हैं, कैसे रिया को फिजूल खर्च कहा जा रहा है और कैसे एक मामूली सी बात ने दोनों बहनों के बीच दूरी पैदा कर दी है। मां ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, तुम दोनों बहनों को भगवान ने एक ही ससुराल दिया है। ये तो सोचो कि कितने लोग ऐसी दुआ मांगते हैं और उन्हें नहीं मिलती। पर भगवान सिर्फ वरदान नहीं देते, साथ में परीक्षा भी लेते हैं। तुम्हारा प्यार अगर सच में सच्चा है तो उसे ये परीक्षाएं भी झेलनी होंगी। मीरा, तू बड़ी है, तुझे ही पहला कदम बढ़ाना होगा। रिया अभी नई है, उसका दिल जल्दी टूट जाता है। वो हर बात को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेती है। तू जा और उससे साफ साफ दिल खोलकर बात कर। जो गलती हो गई मान ले, फिर देखियो कोई भी दूरी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। मां की बातों ने मीरा को थोड़ा साहस दिया। उसने सोचा, सच में अगर मैंने उस दिन वहां मां जी के सामने खुलकर कह दिया होता कि खर्च की जिम्मेदारी सिर्फ रिया पर नहीं, हम सब पर बराबर है, तो शायद आज ये दीवार न बनती। उसने तय किया कि आज शाम को ही वह रिया से बात करेगी, चाहे वो सुने या न सुने, पर वह अपने दिल की बात जरूर कहेगी। शाम को जब कामधाम निपट गए, सब अपने अपने कमरों में थे। मीरा धीरे से रिया के कमरे में गई। रिया किताब खोले लेटी थी, पर उसकी आंखें स्पष्ट बता रही थीं कि वो पढ़ नहीं रही, बस खुद को किसी चीज में उलझाकर दुख को भुलाने की कोशिश कर रही है। मीरा ने हल्की आवाज में कहा, अंदर आ जाऊं? रिया ने किताब बंद कर दी और बिना उसकी आंखों में देखे बोली, हाँ दीदी, बैठिए। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर मीरा ने हिम्मत करके कहा, रिया, ये हमें बात करनी होगी। इस तरह चुपचाप दूर रहकर हम दोनों खुद को भी सजा दे रहे हैं और अपने रिश्ते को भी। रिया ने आंखों में हल्का सा पानी लिए कहा, दीदी, आप जो कहेंगी मैं सुनूंगी, पर मेरा दिल अभी भी उस दिन की बात भूल नहीं पा रहा। मीरा की आंखों के कोने भी भीग गए। उसने कहा, मुझे पता है कि मैंने उस दिन तेरे साथ न्याय नहीं किया। माँ जी जब तेरे खर्च की बात कर रही थीं, तो मुझे साफ साफ कहना चाहिए था कि घर के खर्चों की जिम्मेदारी सिर्फ तेरे कंधों पर नहीं, हम सब पर है। लेकिन उस समय मैं खुद इतना डर गई थी कि कहीं बात बिगड़ न जाए, कहीं घर में माहौल और ज्यादा खराब न हो जाए, कि मैंने आधा अधूरा गोलमोल जवाब दे दिया और मेरा वही जवाब तेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया। मैं मानती हूं, गलती मेरी थी। रिया के लिए ये शब्द बहुत भारी थे। उसने पहली बार महसूस किया कि दीदी ने सिर्फ समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद की गलती स्वीकार की है। आजकल लोग अपनी गलती मानने में बहुत कतराते हैं, खासकर ऐसे घरों में जहां रिश्ते अहंकार से भी संचालित होते हैं। उसने आहिस्ता से कहा, दीदी, मुझे पता है कि आपकी भी मजबूरियां हैं, आप भी अकेली नहीं हैं। बस उस दिन जब आपने मेरी बात को संतुलित करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि मेरे और दुनिया के बीच जो एक सहारा है, वही भी अब दुनिया की तरफ खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस घर में सचमुच अकेली हो गई हूं। मीरा ने आगे बढ़कर रिया का हाथ थाम लिया। कहा, अकेली? सच में ऐसा सोचती है तू? याद कर, जब तू इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तो तूने मेरे गले लगकर क्या कहा था? दीदी, हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। फिर आज तू कैसे सोच सकती है कि तू अकेली है? हाँ, मैं गलती कर सकती हूँ, मैं डर सकती हूँ, मैं कई बार परिस्थिति देखकर चुप हो सकती हूँ, पर तुझे छोड़ने का ख्याल मेरे दिल में एक पल को भी नहीं आ सकता। तू मेरी बहन ही नहीं, मेरी पहली संतान जैसी है। इन शब्दों के साथ ही रिया की सारी जमा हुई रुलाई बाहर आ गई।
वह मीरा से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे महीनों से दबा हुआ दर्द किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था और आज उसे वो जगह मिल गई हो। दोनों बहनें कुछ देर तक बस रोती रहीं, एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर। यह रोना कमजोरी का नहीं, बल्कि दिल के बोझ को हल्का करने का था। रोहन ने दरवाजे के बाहर से यह सब महसूस किया। वह बिना आवाज किए वापस लौट गया और अंदर कमरे में जाकर सोचा, अगर घर के सारे विवादों का हल इस तरह के साफ दिल वाले संवाद से हो सकता है, तो हम ये तरीका अपनाने से डरते क्यों हैं? वह जानता था कि अगला कदम उसे उठाना होगा, अपनी मां से भी खुलकर बात करने का। अगले ही दिन सुबह का दृश्य कुछ अलग था। आमतौर पर जहां उषा देवी सुबह सुबह काम की लिस्ट बनाने लगती, आज वहां हल्का सा बदलाव दिखता था। मीरा और रिया ने मिलकर तय किया कि वे मां जी के लिए भी जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगी। दोनों बहनों ने साथ बैठकर घर का बजट बनाया। कौन कौन से खर्च जरूरी हैं, कहां कहां कटौती की जा सकती है, कौन कौन से बिल समय पर भरने जरूरी हैं, सब कुछ साफ साफ लिख लिया। फिर उन्होंने रोहन और अर्जुन से बात करके तय किया कि हर महीने की सैलरी का एक हिस्सा सीधे घर के खर्च के लिए रहेगा और एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए। जब सब प्लान बनकर तैयार हो गया तो चारों, अर्जुन, रोहन, मीरा और रिया, ने शाम को बैठकर ये पूरा प्लान उषा देवी और गोपाल जी के सामने रखा। उषा देवी को पहली बार लगा कि उनके बच्चे और बहुएं बस खर्च नहीं कर रहे, बल्कि जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं। मीरा ने बहुत सम्मान के साथ कहा, माँ जी, हम सब मिलकर चलेंगे तो किसी एक को बोझ नहीं लगेगा। आपने इतनी उम्र तक अकेले अकेले सब किया, अब हमारी बारी है। और हाँ, जहां कहीं आपको लगे कि हम किसी बात में फिजूल खर्च हैं, आप हमें समझाइएगा, पर प्लान हम सब मिलकर बनाएंगे ताकि किसी एक पर उंगली न उठे। गोपाल जी की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने धीमे से कहा, ये बात मुझे बहुत समय से परेशान कर रही थी कि कहीं हमारे बच्चों के रिश्ते हमारे पैसों की वजह से न बिगड़ जाएं। आज तुम सबको इस तरह साथ देखकर दिल को सुकून मिला। उषा देवी ने भी अपने तरीके से भावना जताने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों ने इतना सोच समझकर प्लान बनाया है तो मैं भी देखती हूं कि कैसा चलता है। बस ध्यान रखना, घर की इज्जत हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब कुछ हद तक आर्थिक तनाव हल्का हुआ। बहनों के बीच भी गलतफहमियां दूर होने लगीं। पर जिंदगी कभी सिर्फ एक मोड़ से ठीक नहीं होती, वह तो हर मोड़ पर नई परीक्षा देती है। अगली बड़ी परीक्षा तब आई जब रिया को एक दिन अचानक चक्कर आकर गिर गई। सब घबरा गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। वह भी मां बनने वाली थी। पूरा घर खुशी से झूम उठा। मीरा ने आंसू भरी आंखों से उसे गले लगाकर कहा, देख, मैंने कहा था ना, भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। अब तो हमारे घर में दुगनी किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन इसी खुशी के साथ एक नया डर भी आया। अब दोनों बहनें प्रेग्नेंट थीं। घर में काम, पैसे, तनाव, सब कुछ दोगुना था। डॉक्टर ने दोनों को आराम की सलाह दी, भारी काम मना किया और मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए कहा। उषा देवी अब सच में फंस गईं। तो उनकी उम्र, पति की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, सब अचानक बहुत बड़ा लगने लगा। वो चाहकर भी अब बहुओं से पहले जैसा काम नहीं ले सकती थीं, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्टों के सामने उनकी भी जुबान कई बार थम जाती। इस परिस्थिति ने उषा देवी के अंदर एक नया संघर्ष शुरू किया। एक तरफ उनके मन में पुरानी आदतें थीं, बहुओं से सब काम करवाने की, नियमों से चलाने की, नियंत्रण रखने की, और दूसरी तरफ एक हकीकत यह भी थी कि अगर उन्होंने बहुओं पर दबाव डाला तो इसका असर सीधे अने जन्म लेने वाले पोते पोतियों पर पड़ सकता है। इस खींचातानी में उनका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा होने लगा। कभी डॉक्टर पर बरस पड़ती कि आजकल तो हर बात में आराम बोल देते हैं, हमारे जमाने में तो औरतें खेतों में काम करती थीं, फिर भी बच्चे ठीक पैदा होते थे। कभी बहुओं पर भड़क जाती कि तुम लोगों ने ये नाजुक नाजुक वाला रोग पकड़ लिया है, जैसे दुनिया में तुमसे पहले किसी ने बच्चे नहीं जने। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचने लगी जहां अहंकार, थकान,
पीढ़ी का फर्क और पुरानी सोच का टकराव इतनी जोर से हुआ कि एक दिन घर में ऐसी बात निकल गई जिसने दो बहनों, एक मां समान सास और पूरे परिवार को अंदर से तोड़ देने की कगार पर ला खड़ा किया। दिन बीतते गए और जैसे जैसे दोनों बहनों की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे घर की रफ्तार भी बदलती गई। सुबह पहले जितनी तेजी से झाड़ू पोंछा, रसोई, नाश्ता, टिफिन सब चलता था, अब उसकी जगह थोड़ा धीमा लेकिन ज्यादा बोझिल माहौल आने लगा। मीरा और रिया दोनों ही धीरे चलते, जल्दी थक जाती। कभी कमर में दर्द, कभी उल्टियां, कभी चक्कर आ जाना। डॉक्टर ने साफ निर्देश दिया था कि तनाव से दूर रहना, ज्यादा सीढ़ियां न चढ़ना, ज्यादा भारी सामान न उठाना, समय पर खाना और नींद लेना। बात कागज पर बहुत आसान लगती थी, पर जिस घर में अचानक दो दो होने वाली माताएं और दो बुजुर्ग हों, वहां जिंदगी सिर्फ डॉक्टर की पर्ची से नहीं चलती थी। उषा देवी की उम्र और जिम्मेदारियां दोनों ही अब ज्यादा महसूस होने लगी थीं। पहले वे गर्व से कहती थीं कि उन्हें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं, घर की हर रग रग उन्हें पता है, खुद ही संभाल लेंगी। अब वही शरीर सुबह उठते ही थका महसूस करता, घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न, सांस जल्दी फूल जाना। एक तरफ बहुओं की देखभाल की चिंता, दूसरी तरफ खुद के बूढ़े होते शरीर की मजबूरी और सबसे ऊपर पैसे की तंगी, ये सब मिलकर उन्हें ज्यादा चिड़चिड़ा बना रहे थे। वे खुद भी शायद जानती थीं कि वे बहुओं पर जितना चिल्ला रही हैं, वो असल में अपने डर पर चिल्ला रही हैं। पर यह समझ तब आती है जब दिल शांत हो, और उनके दिल को शांत होने का मौका ही कहाँ मिल रहा था। एक दिन सुबह की बात है, मीरा को हल्का हल्का पेट कसता हुआ महसूस हुआ। शुरू में उसने सोचा कि शायद गैस या सामान्य दर्द होगा, पर धीरे धीरे दर्द थोड़ा तेज होने लगा। वह रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी। अचानक चाकू उसके हाथ से छूट गया और वह दीवार पकड़कर बैठ गई। रिया पास ही आटा गूंथ रही थी। वह घबरा गई। उसने तुरंत मीरा को पकड़कर कुर्सी पर बैठाया, पानी दिया। मीरा के माथे पर पसीना था, चेहरा सफेद पड़ गया था। रिया ने डरी आवाज में कहा, दीदी, तुम कमरे में जाओ, मैं सारा काम देख लूंगी, तुम अभी एक कदम भी मत चलो। उसी समय उषा देवी आ गईं। उन्होंने देखा कि किचन आधा अधूरा है। गैस पर रखी दाल उबल कर किनारों पर गिर रही है, चाकू जमीन पर पड़ा है और मीरा कुर्सी पर बैठी है। उन्होंने बेताबी में आवाज ऊंची कर दी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सुबह सुबह ये कैसा ढीलापन है? घर का काम देखने की बजाय यहां बैठी हो। रिया ने तुरंत कहा, माँ जी, दीदी को तेज दर्द हो रहा है, शायद पेशाब या पेट पर दबाव है। मैं सारा काम कर रही हूं, आप परेशान मत होइए, लेकिन पहले इन्हें कमरे में लिटाना होगा। उषा देवी बिना पूरी बात सुने बड़बड़ाने लगीं। डॉक्टर भी न जाने क्या क्या बहाना दे देते हैं। थोड़ा कम काम कराओ तो वे प्रेगनेंसी को बीमारी बना देते हैं। हमारे समय में तो खेतों में काम करते हुए बच्चों को जन्म दे देते थे और शाम को फिर रसोई में लग जाते थे। रोते हुए थकी आवाज में मीरा ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं काम से भाग नहीं रही, बस आज सच में हाल ठीक नहीं है। उषा देवी ने तुनक कर कहा, ठीक है, जाओ कमरे में, पर ध्यान रखना, घर भी घर ही रहता है, डॉक्टर का कागज भगवान का फरमान नहीं। उस दिन अर्जुन घर जल्दी आ गया। उसने मीरा की हालत देखी, डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने साफ कहा, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में यह तरह का दर्द हल्के में नहीं लिया जा सकता। बच्चे की पोजीशन और मीरा के ब्लड प्रेशर के कारण उसे पूर्ण आराम की जरूरत है। अगर तनाव और शारीरिक थकान जारी रही तो प्रीमेच्योर डिलीवरी या मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गंभीर स्वर में पूछा, डॉक्टर, क्या आप ये सब मेरी मां के सामने खुद बता सकती हैं, ताकि उन्हें पता चले कि यह केवल बहू का बहाना नहीं है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। अगले दिन वे रिपोर्ट दिखाने के लिए घर आने को तैयार हो गईं। अगले दिन जब डॉक्टर घर आईं और उन्होंने सबके सामने यह स्थिति समझाई, तो कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा छा गया। उषा देवी ने पहली बार अपने चेहरे पर डर महसूस किया, जैसे कोई उनसे सबसे बड़ा सुख छीन लेने की बात कर रहा हो। डॉक्टर ने साफ कहा,
मीरा को अब सिर्फ हल्का काम करना है, खाना बनाना भी कम। ज्यादातर समय उसे लेटे रहना चाहिए और जितना हो सके तनाव से दूर रखना है। फिर उन्होंने रिया की तरफ देखा और कहा, आप भी ध्यान रखिए, आप भी प्रेग्नेंट हैं। दो प्रेगनेंसी वाले घर में अगर औरतें आराम नहीं करेंगी तो बच्चियों नहीं, पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद उषा देवी काफी देर तक चुप रहीं। शाम को वे पूजा के कमरे में बहुत देर तक बैठी रहीं, चुपचाप, बिना किसी पर ताना कसे, बिना किसी को आदेश दिए। मीरा और रिया डरते डरते रसोई में काम निपटा रहे थे। अचानक उषा देवी ने दोनों को आवाज दी, आओ जरा बैठो मेरे पास। दोनों के मन में अलग अलग डर थे। मीरा ने सोचा, शायद अब फिर कोई नियम सुनाया जाएगा। रिया ने सोचा, शायद मुझे ही सारी जिम्मेदारी दी जाएगी कि दीदी को आराम देना है और खुद सब संभालना है। लेकिन जो हुआ उसकी दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। उषा देवी की आवाज में इस बार तिक्तता कम, थकान और पछतावा ज्यादा था। उन्होंने धीमे से कहा, मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं गलत थी, क्योंकि उम्र भर खुद के तरीके से घर संभालते संभालते इंसान खुद को ही सही मानने लगता है। पर डॉक्टर की बात सुनकर पहली बार डर लगा कि कहीं मेरी हठ, मेरी आदतें तुम्हारे बच्चों के लिए खतरा न बन जाए। मैं तुम्हें आराम करने को कहूं, यह भी मुझे अजीब लगता है, और तुम्हें काम करने दूं, ये डॉक्टर को गलत लगेगा। सच कहूं तो मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। मीरा ने हिम्मत करके पहली बार अपनी बात थोड़ा खुलकर रखी। उसने नम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ जी, आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं। बस तरीका थोड़ा बदलना होगा। अभी तक आप सारा बोझ अकेले उठाती थीं और हमसे भी ऐसा ही उम्मीद कर रही थीं। लेकिन अब हमारा परिवार बदल गया है, जरूरतें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं। अगर हम मिलकर बैठकर प्लान बनाएं कि किस दिन कौन क्या करेगा, कौन सा काम बाहर से किसी हेल्प से कराया जा सकता है और किन कामों को थोड़ा छोड़ भी दिया जा सकता है, तो शायद सब आसान हो जाए। रिया भी बोली, माँ जी, मैं सच कहती हूँ, मेरे मन में कभी आपकी जगह लेने का ख्याल नहीं आया। पर जब आप बार बार मुझे फिजूल खर्च, आलसी या लापरवाह कहती हैं, तो मैं खुद से दूर होने लगती हूँ। आप चाहें तो मैं खेत की तरह काम करूंगी, लेकिन उससे पहले बस इतना आश्वासन चाहती हूं कि मेरी मेहनत को ताने नहीं, थोड़े से प्यार से देखा जाएगा। उषा देवी की आंखों में हल्का सा पानी तैर गया। उन्होंने शायद सालों बाद किसी के सामने खुद को कमजोर महसूस होने दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं माँ बेटे की होती है, बहू की नहीं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे आने के बाद से ही घर में दिया जलता रहा है। मीरा, तू नहीं होती तो शायद मैं बहुत पहले ही टूट जाती। और रिया, तू नहीं होती तो इस घर में खुशियों का दूसरा हिस्सा कभी आता ही नहीं। मैं शायद यह सब शब्दों में कहने की आदत खो चुकी हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं। यह पल घर के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पल भर में नहीं बदलता। बाहर से तो माहौल थोड़ा नरम हो गया, पर भीतर अब भी बहुत से उलझे हुए धागे थे, जिनमें से सबसे ज्यादा उलझा हुआ धागा जल्द ही सामने आने वाला था। कुछ सप्ताह शांतिपूर्वक बीत गए। मीरा अब ज्यादातर समय कमरे में रहती, किताबें पढ़ती, बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े बुनने की कोशिश करती, माँ से फोन पर बात करती। कभी कभी रिया के साथ नाम सोचने लगती कि अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे, अगर बेटा हुआ तो क्या। रिया भी काम की जिम्मेदारी थोड़ी संभालती, थोड़ी आराम करती। दोनों मिलकर घर की स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थीं। अर्जुन और रोहन भी अब खास तौर पर ध्यान रखते थे कि दोनों बहनों को किसी तरह का मानसिक तनाव न मिले। पर जिंदगी ने जैसे ठान लिया था कि इस घर का इम्तिहान पूरा हो, आधा नहीं। एक दिन दोपहर में जब घर में सिर्फ मीरा, रिया और उषा देवी थीं, गोपाल जी डॉक्टर के पास गए हुए थे और दोनों भाई ऑफिस में थे। अचानक रिया को तेज दर्द शुरू हुआ। वह किचन में खड़ी गैस पर दाल रख रही थी। तभी पेट के निचले हिस्से में इतना तेज खिंचाव हुआ कि उसके हाथ से ढक्कन गिर गया और वह कराह कर नीचे बैठ गई। मीरा अपने कमरे से आवाज सुनकर दौड़ी। उसने देखा कि रिया पेट पकड़कर रो रही है और उसके पैर के पास
पानी जैसा कुछ फैला है। कुछ सेकंड के लिए मीरा के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। उसने तुरंत उषा देवी को आवाज दी, माँ जी, जल्दी आइए, रिया को कुछ हो रहा है। उषा देवी भी घबराकर दौड़ी। उन्होंने जैसे ही फर्श पर वह पानी देखा, उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उन्होंने बिना वक्त गंवाए पड़ोस से ऑटो बुलवाया, पास की लेडीज डॉक्टर को फोन करके बताया कि वे आ रही हैं, और दोनों बहनों को संभालते हुए रिया को अस्पताल ले गईं। रास्ते भर मीरा का दिल जोर जोर से धड़कता रहा। उसके मन में यह डर भी था कि कहीं घर पर गैस पर रखी चीजें न जल जाएं। पर उस वक्त इंसानी जान के सामने बर्तन का जलना बहुत छोटा लग रहा था। अस्पताल पहुंचकर तुरंत जांच शुरू हुई। मीरा बाहर बैठी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आईं। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी थीं। उन्होंने कहा, घबराइए नहीं, अभी बच्चा बचा हुआ है, पर यह प्रीमेच्योर लेबर जैसा था। यूटेरस पर अचानक जोर पड़ा, शायद ज्यादा थकान या भारी काम की वजह से। ध्यान रखिएगा, अब इन्हें बिल्कुल आराम की जरूरत है। अगर फिर ऐसा हुआ तो बच्चा और मां दोनों के लिए खतरा हो सकता है। उषा देवी ने फौरन पूछा, डॉक्टर, क्या यह किसी दवाई की वजह से या खाने की वजह से या किसी और चीज की वजह से हुआ? डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, अक्सर ऐसा तनाव, थकान या भारी काम की वजह से होता है। कितनी देर से खड़ी थीं, क्या कर रही थीं, आपने क्या काम कराया, यह आपको खुद सोचना होगा। डॉक्टर के जाते ही उषा देवी का गुस्सा मीरा पर टूट पड़ा। उन्होंने तमतमाए चेहरे से कहा, तुम लोग समझती भी हो कि प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? डॉक्टर कब से बोल रही हैं, आराम आराम, और तुमने रिया को गैस के सामने खड़ा कर रखा था। सारा खाना भी वही देखे, पानी भी वही भरे, बर्तन भी वही करे। तुम्हें तो डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि तुम ज्यादा काम मत करो, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी कि तुम सारी जिम्मेदारी रिया पर डाल दो। अभी अगर कुछ हो जाता तो किसको जवाब देती, दुनिया को या भगवान को? मीरा के लिए ये शब्द किसी बिजली की तरह थे जो उसके सिर पर गिरी हो। वह हकलाते हुए बोली, माँ जी, मैं तो बस 10 मिनट के लिए कमरे में गई थी, दवाई लेने। रिया ने खुद कहा था कि वह दाल चढ़ा देगी। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बहन को मेरे कारण कुछ हो। मैं तो बस यही सोच रही थी कि आप भी थक जाती हैं, मैं भी डॉक्टर की वजह से सीमित हूं, तो काम हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा बांट लें, ताकि किसी एक पर बोझ न पड़े। उषा देवी का दिमाग इस समय तर्क नहीं सुन पा रहा था। उन्होंने जो डर महसूस किया था वही गुस्से बनकर निकला। उन्होंने क्रोध में कह दिया, सच बोलूं मीरा, का कभी कभी मुझे लगता है कि तेरे आने से पहले हमारा घर जैसा भी था, पर शांत था। तू आई, तूने अपनी बहन को भी यहां बुला लिया, और अब 2-2 प्रेगनेंसी, 2-2 समस्याएं, 2-2 खर्च। अगर दोनों बहनें एक ही घर में न होतीं तो शायद हमें ये दिन न देखने पड़ते। यह वाक्य मीरा के सीने में तीर की तरह धंसा। कहाँ तक वह समझाती, कहाँ तक सफाई देती। उसने धीमे से कहा, अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से यह सब है तो आप कह दीजिए, मैं चली जाऊंगी, कोई कोशिश नहीं करूंगी रहने की। उसी समय रोहन और अर्जुन अस्पताल पहुंचे। ऑफिस से फोन मिला था कि रिया को अचानक अस्पताल ले जाया गया है। हालत जानकर दोनों की हालत खराब थी। अर्जुन ने मीरा को रोते हुए देखा, उषा देवी के चेहरे पर गुस्सा और डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में। उसने गहरी आवाज में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? किसने क्या कहा? उषा देवी ने तुरंत अपना बचाव शुरू कर दिया। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी बीवियां समझदारी से काम लिया करे। मैं एक अकेली औरत कितने मोर्चे संभालूं? अगर मैंने एक बात कह दी तो क्या मेरे ही सिर सारा दोष आ जाएगा? रिया के साथ जो हुआ वह गलत है, पर किसी एक को तो इस लापरवाही की वजह माननी ही पड़ेगी। अगर मीरा ने ज्यादा जिम्मेदारी दिखाकर रिया को काम करने से रोका होता तो शायद यह न होता। अर्जुन और रोहन दोनों चुप रहे। कुछ बातें उस समय कहने का मन करता है, पर इंसान खुद को रोक लेता है क्योंकि सामने स्थिति बहुत नाजुक होती है। दोनों ने तय किया कि अभी बहस करने का समय नहीं,
पहले रिया और बच्चे को स्थिर होने दें, बाद में बात करेंगे। मीरा मन ही मन टूट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद सच में इस घर के लिए वह और उसकी बहन बोझ बन गए हैं। रात को जब वे घर वापस आए, रिया को एक दिन के लिए अस्पताल में ही रखा गया, तो मीरा कमरे में अकेली बैठी बहुत देर तक रोती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से उंगलियां उसी पर उठ रही हैं। उसने डरते डरते मां को फोन किया। पहली घंटी पर ही मां ने कॉल उठा लिया, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा था कि कोई बड़ा झटका आने वाला है। मीरा ने रो रो कर सब बताया। मां थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, बेटा, मैं यह नहीं कहूंगी कि तू सब कुछ सही कर रही है या सब कुछ गलत, पर इतना कहूंगी कि अगर तू हार गई तो तेरे पीछे खड़ा पूरा रिश्ता हार जाएगा। अभी तुझमें ही इतनी समझ है कि तू खुद की गलती भी देख सके और सामने वालों की भी। तू ही मंदबुद्धि नहीं है, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तू सच में मानती है कि तूने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, तो तू खुद को अपराधी मत मान। हाँ, अगर कुछ कमी रह गई है तो उसे स्वीकार कर और उसे सुधारने की कोशिश कर, लेकिन घर छोड़कर भाग जाना समाधान नहीं है। मां की बात मीरा के दिल में कहीं गहरे उतर गई। उसने आंसू पोंछे और सोचा, अगर मैं सच में चली गई तो मेरी बहन और ज्यादा अकेली पड़ जाएगी। उसके लिए तो यह घर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं बचेगा। मैं ही अगर भाग गई तो फिर हमारे बीच बहुत बड़ा खालीपन आ जाएगा। चाहे कोई माने या न माने, यह घर भी कहीं न कहीं मेरी जिम्मेदारी है। अगले कुछ दिन बेहद तनावपूर्ण थे। रिया अस्पताल से वापस आ गई थी, पर उसे अब सख्त बेड रेस्ट पर रखा गया था। फोन पर बातें करना भी सीमित, ज्यादा चलना फिरना मना, भावनात्मक झटके बिल्कुल मना। डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी थी कि यह बच्चा भगवान की मेहरबानी से अभी तक सुरक्षित है। अब घर वालों की जिम्मेदारी है कि वे इस मेहरबानी को संभाल कर रखें। घर में काम की जिम्मेदारी और बढ़ गई। मीरा जब भी कुछ करने जाती, उषा देवी के चेहरे की कठोरता उसे रोक देती, जैसे हर काम के साथ उन्हें उसकी गलती याद आ जाती हो। रोहन अपनी तरफ से रिया को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। उसे कहानियां सुनाता, हंसाने की कोशिश करता, कभी कभी मोबाइल में बच्चे के नामों की लिस्ट दिखाता और कहता, तुम चुनो, नाम तुम्हारा होगा, मैं तो सिर्फ बोलूंगा। अर्जुन मीरा के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताने लगा, लेकिन उसकी भी कोशिश होती कि घर के बढ़ते तनाव को संतुलित रखे। एक दिन रात को घर में बड़ा गंभीर माहौल था। सबने खाना खा लिया था। गोपाल जी अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। उषा देवी रसोई समेट रही थीं। मीरा और अर्जुन कमरे में, रिया और रोहन अपने कमरे में। तभी अचानक रिया के कमरे से तेज चीख सुनाई दी और साथ ही कुछ गिरने की आवाज। सब भागकर वहां पहुंचे। देखा कि रिया आधी खाट से नीचे खिसक गई थी। उसने उठने की कोशिश में कदम आगे बढ़ाया और उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके माथे पर हल्की चोट आई थी, पर सबसे ज्यादा डर उसके शब्दों में था। वह कांपती आवाज में बार बार कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मीरा ने तुरंत उसे संभाला, उसे वापस बिस्तर पर लिटाया। रोहन ने पानी पिलाया। अर्जुन ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने पूछा, क्या किसी तरह का रक्तस्राव है? क्या पेट में सिकुड़न है या सांस लेने में परेशानी है? सब कुछ चेक करने के बाद पता चला कि इस बार शारीरिक रूप से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर डर और सदमा बहुत बड़ा था। उषा देवी कमरे के कोने में खड़ी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने पहली बार बहुत नरम आवाज में कहा, बेटा, मैं हूं ना, मत डर, भगवान पर भरोसा रखो। पर रिया इस बार चुप नहीं रही। उसने आंसुओं के बीच कहा, माँ जी, भगवान पर भरोसा मुझे भी है, पर इंसानों के शब्दों का क्या, जो हर बार मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। अगर मैं सो जाऊं तो आलसी, अगर काम करूं तो लापरवाह, अगर हंसूं तो बेतकल्लुफ, अगर रोऊं तो नाटक। क्या कोई मुझे सिर्फ एक सामान्य इंसान की तरह देख सकता है? बस एक बेटी की तरह, जो डर भी सकती है, गलती भी कर सकती है और फिर भी प्यार की हकदार है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह पहली बार था जब रिया ने इतने साफ
और खुले शब्दों में अपना दर्द सास के सामने रखा था, वो भी किसी गलती के बिना, सिर्फ अपनी हालत बताते हुए। मीरा के दिल में अजीब सी घुटन हुई। उसे लगा शायद यही बात वह सालों से अंदर पीछे पीछे महसूस करती आई थी, लेकिन उतनी साफ तरह से कभी कह नहीं पाई। गोपाल जी भी अब चुप नहीं रह पाए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, उषा, मैं जानता हूं कि तुमने जिंदगी भर बहुत संघर्ष किया है, कम सुविधाओं में घर चलाया है, पर सच यह भी है कि हर समय बहुओं पर बात की मार करना तुम्हारी भी आदत बन गई है। पहले मीरा अकेली थी, सब कुछ सह लेती थी। अब रिया भी आ गई तो तुम्हारे शब्दों की चोट दो दो जगह पहुंचने लगी। बच्चा पैदा होने से पहले ही अगर मां के दिल में डर और अपराध बोध भर दोगी तो वह अपने बच्चे को कौन सा भरोसा दे पाएगी। उषा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कई साल बाद अपने पति की बातें इतने भारीपन से सुनी। उन्हें लगा जैसे कोई आईना उनके सामने रख दिया गया हो, जिसमें वे खुद को देखने से हमेशा डरती रही थीं। उन्होंने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, शायद मैंने अपनी तकलीफों का बोझ इन दोनों पर उतार दिया। मुझे लगा जैसे मैंने इतने साल जो झेला वही इनको भी झेलना चाहिए, तभी ये मजबूत बनेंगी। पर मैं भूल गई कि मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि इंसान का दिल पत्थर हो जाए। उस रात पूरे घर में किसी ने चैन की नींद नहीं ली। अलग अलग कमरों में चारों जवान लोग एक ही सवाल से जूझ रहे थे, क्या परिवार का मतलब यही होता है कि हम हमेशा एक दूसरे को गलत समझते रहें, या कभी कभी सचमुच एक दूसरे की जगह खुद को रखकर देखें। अगली सुबह मीरा ने एक तय फैसले के साथ सबको हॉल में बुलाया। उसकी आंखों में थकान थी, पेट पर बंधी मां बनने की डोर थी और चेहरे पर एक तरह की मजबूती भी। उसने कहा, आज मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूं। अगर आपको यह लगता है कि दो बहनों की एक ससुराल इस घर के लिए बोझ है, तो हम दोनों कहीं और कमरा लेकर रहने को तैयार हैं। हम कोई विद्रोह नहीं करना चाहते, ना आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक शांत माहौल जरूरी है। हम आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, पर अगर यहां रहकर हर दिन यह सुनना पड़े कि हम ही समस्या हैं, तो शायद हमारे लिए यह घर सचमुच घर नहीं रह पाएगा। यह सुनना किसी तूफान से कम नहीं था। रोहन तुरंत बोला, मीरा भाभी, आप गलत दिशा में सोच रही हैं। हम दोनों भाई आप दोनों के बिना एक दिन भी नहीं जी सकते। यह घर, यह दीवारें, यह सामान सब आपकी हंसी और आपकी मौजूदगी से घर हैं, वरना यह सिर्फ ईंट पत्थर हैं। अर्जुन ने भी गंभीर स्वर में कहा, मां, अगर आज मीरा यह बात कह रही है तो यह कोई नाटक नहीं, बल्कि वर्षों की दबी हुई पीड़ा है। इसे सिर्फ भावुकता कहकर टाला नहीं जा सकता। उषा देवी ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर वे धीरे धीरे उठकर मीरा के पास आईं। उसके सामने जमीन पर बैठ गईं और दोनों हाथ जोड़ दिए। मीरा घबराकर खड़ी हो गई, बोली, माँ जी, ये क्या कर रही हैं? उषा देवी ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू कहीं जाएगी ना तो यह घर सूना हो जाएगा। तूने ही यह घर बसाया है। हमारी औकात नहीं कि हम तुझे और तेरी बहन को खोने की बात भी सोचें। मैं मानती हूं मैंने बहुत गलत बातें ही कही हैं, जाने कितनी बार दिल दुखाया है, पर आज पहली बार डर लग रहा है कि कहीं यह गलतियां इतनी भारी न पड़ जाएं कि तुम सचमुच हमसे दूर हो जाओ। उन्होंने दोनों बहनों के हाथ अपने माथे से लगाकर कहा, मैं अपनी सब गलत बातें इन हाथों के नीचे रखती हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ करो, नहीं चाहो तो मत करो, पर इतना जरूर सोचो कि एक बूढ़ी मां जिसकी दुनिया का सहारा अब सिर्फ यही 4 बच्चे हैं, वो अगर अपनी आदतों की वजह से इनको खो दे तो उसके लिए उससे बड़ा श्राप कोई नहीं होगा। मीरा और रिया दोनों की आंखें भर आईं। यह वही औरत थी जिसने उन्हें सालों तक ताने दिए थे, पर उसी ने आज उनके सामने अपने अहंकार को तोड़कर रख दिया था। मीरा ने तुरंत उनके हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, माँ जी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह हमारा भी घर है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमें बहू नहीं, बेटी मानने की कोशिश कीजिए। तब शायद आपके दिल का बोझ भी कम होगा और हमारा डर भी। रिया भी आगे बढ़ी। उसने सास के गले लगते हुए कहा, माँ जी,
मैं तो बस एक माँ चाहती हूँ जो मुझे डांटे भी तो अपनेपन से और समझाए भी तो प्यार से। अगर आप मुझे वह एक बार दे दें तो मैं आपके लिए वैसे ही मेहनत करूंगी जैसे अपनी माँ के लिए करती। उस दिन पहली बार घर में सचमुच रोकर सफाई हुई, जैसे बरसों से जमा धूल एक तेज बारिश के बाद बह जाती है और दीवारों का असली रंग फिर से दिखने लगता है। समय बीता, परीक्षाएं भी। बीच में एक दो बार फिर मेडिकल इमरजेंसी आई। कभी मीरा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कभी रिया को डिप्रेशन जैसा महसूस हुआ। पर इस बार फर्क यह था कि पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। कोई ताने नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, बस चिंता, देखभाल और खुली बातचीत। और फिर वह दिन भी आया जिसका इंतजार सबको था। पहले मीरा की डिलीवरी हुई, थोड़ी जटिलता के साथ, पर अंत में भगवान की कृपा से एक स्वस्थ प्यारी सी बेटी उसकी गोद में आई। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। मीरा ने नवजात को सीने से लगाकर सबसे पहले रिया का नाम लिया, जैसे कहना चाहती हो, देख, हमारी जिंदगी की पहली खुशी आ गई। कुछ ही हफ्तों बाद रिया ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इस बार तो जैसे घर पर सचमुच लक्ष्मी की दोहरी कृपा हो गई। दोनों नन्ही बच्चियां जब एक साथ पलंग पर सोतीं तो लगता जैसे बहनों की तरह साथ आई दो नन्ही परियां हैं, जिन्हें खुद भगवान ने इस घर की किस्मत बदलने के लिए भेजा है। उषा देवी हर सुबह दोनों नातिनों को गोद में लेकर आंगन में बैठती, धीरे धीरे उनके हाथ पैर सहलाती, आंखों में आंसू लिए खुद से बुदबुदाती, सच में बहू ही घर की लक्ष्मी होती है। और अगर दो बहनें एक ही घर की बहू बन जाएं, तो घर की लक्ष्मी भी दोहरे रूप में आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें पहचानने की आंखें हमारे अंदर होनी चाहिए, वरना हम अपने ही हाथों से अपनी किस्मत ठुकराते रहते हैं। मीरा और रिया अब भी कभी कभी छोटी मोटी बातों पर नाराज होती, पर अब उनमें वह कसक नहीं थी जो पहले तुलना और तानों से आती थी। अब अगर कोई गलतफहमी होती भी तो वे बैठकर बातें करतीं, रो लेतीं, हंस लेतीं, और फिर अगली सुबह सब कुछ सामान्य। रोहन और अर्जुन ने भी बहुत कुछ सीखा, खासकर यह कि पत्नी के आंसू सिर्फ भावुकता नहीं, बल्कि थकान और अपमान का निचोड़ होते हैं। गोपाल जी ने भी महसूस किया कि चुप रहना हमेशा बुद्धिमानी नहीं, कई बार गलत को गलत कहना ही घर बचाने का काम करता है। सालों बाद जब दोनों बच्चियां बड़ी हुईं और स्कूल जाने लगीं, तो अक्सर स्कूल के प्रोजेक्ट्स में लिखतीं, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरी मासी मेरी दूसरी माँ। दूसरों के लिए यह बस एक प्यारा सा वाक्य था, पर उस घर के लिए यह आए पूरे सफर का सार था। कहानी का अंत यहाँ आकर बस एक लाइन में समझ आता है कि दो बहनों की एक ससुराल कोई समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर है। अगर घर वाले उन्हें प्रतियोगी नहीं, सहारा मान ले। जब सास बहू को बेटी और बहन बहन को सिर्फ बहू की भूमिका में नहीं, बल्कि इंसान की तरह देखना सीख जाती है, तब ससुराल सच में घर बनता है, वरना सिर्फ चार दीवारों वाला मकान रह जाता है। आज भी कभी कभी रात को छत पर बैठकर जब मीरा और रिया चाय पीती हैं, तो मीरा मुस्कुराकर कहती है, याद है जब तूने कहा था कि तेरी खुशी मुझसे कम हो रही है? और रिया हंसते हुए जवाब देती है, याद है जब तूने कहा था कि तू घर छोड़कर चली जाएगी? दोनों फिर एक साथ हंस पड़ती हैं और अंदर कमरे में रखे पालने में उनकी बेटियां नींद में हल्का सा मुस्कुरा देती हैं, जैसे कह रही हों, अच्छा हुआ तुम लोग रुके रहे, नहीं तो हमारी यह कहानी अधूरी रह जाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां हर रोज सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी विद निकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई, दिलचस्प और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सुनते रहिए कहानी विद निकी। धन्यवाद।